Welcome friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. Friends, in today's video, we are going to discuss about what was the Magna Carta for British East India Company. What was the Magna Carta for BEIC? BEIC stands for British East India Company, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा क्या था या महाअधिकार पत्र क्या था, इसी को इस वीडियो में हम समझेंगे। देखिए, इसी मैग्ना कार्टा को या महाअधिकार पत्र को आप इंपीरियल या रॉयल फरमान भी कहेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, ठीक है, या इसे शाही फरमान भी कहेंगे, ठीक है। हिंदी में शाही फरमान, शाही या इंपीरियल या रॉयल फरमान क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए, ये मुगल बादशाह फर्रुख सियार के द्वारा इशू किया गया था ये रॉयल फरमान। किसके समर्थन में या किसके फेवर में? तो अंग्रेजों के फेवर में, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के फेवर में। कब? 1717 में। देखिए लिखा हुआ इशूड बाय फर्रुख सियार। ये फर्रुख सियार जो है एक मुगल बादशाह है और ये उत्तर मुगल में आप इसे रखेंगे, यानी कि लेटर मुगल्स में। देखिए, लेटर मुगल्स को भी आप थोड़ा समझ लीजिए। 1313 में से 1719 तक फर्रुख सियार का शासनकाल है। 1707 में अंग्रेज औरंगजेब की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो औरंगजेब जो था वो आखिरी शक्तिशाली मुगल बादशाह था। उसके बाद जो भी मुगल बादशाह हुए, हाँ, उनको हम रखते हैं लेटर मुगल्स या उत्तर मुगल्स में। ये बेसिकली शक्तिशाली नहीं रह गए थे। औरंगजेब के बाद केंद्रीय सत्ता कमजोर होने लगी थी और उसमें क्या हुआ था कि कठपुतली शासकों का दौर शुरू हो गया था, ठीक है। तो औरंगजेब के बाद जो भी शासक हुए वो कठपुतली शासक हुए, यानी पपेट किंग हुए। क्योंकि औरंगजेब तक तो राजा शक्तिशाली है, बादशाह शक्तिशाली है, लेकिन औरंगजेब के बाद यानी 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मंत्री संतरी जो हैं मुगल दरबार के, वो शक्तिशाली हो जाते हैं और वो अपने हिसाब से अपने फायदे के अनुसार वो गद्दी पर अपने पसंदीदा बादशाह को बैठाते हैं, ठीक है ना। और जब तक उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती है, यानी मंत्री संतरी को उनसे फायदा होता रहता है उस शासक से, तब तक तो उसे गद्दी पर बैठाए रखते हैं। वरना उसे जैसे ही लगता है कि हाँ अब इनसे कोई फायदा नहीं होने वाला है, तो उसकी वो हत्या कर देते हैं या गद्दी से हटा देते हैं। तो लेटर मुगल्स में क्या हुआ था कि मंत्री संतरी ज्यादा पावरफुल थे और जो राजा थे, बादशाह थे, वो कठपुतली शासक हुआ करते थे। उन्हीं में से एक शासक है फर्रुख सियार, जिसका शासनकाल 1313 से 1319 तक था। तो यहां तक तो आप समझ गए। अब देखिए, जब फर्रुख सियार का शासनकाल चल रहा है, उसी समय एक ब्रिटिश डेलीगेशन, यानी कि शिष्टमंडल आप कह ले, प्रतिनिधि मंडल, ये सब आता है, डेलीगेशन, ठीक है। ये आता है कहाँ पे? इसके कोर्ट में, फर्रुख सियार के दरबार में। ब्रिटिश डेलीगेशन है, ठीक है, ये ब्रिटिश डेलीगेशन है, यहाँ डेलीगेशन लिखा है, ब्रिटिश डेलीगेशन है। और ये कब आता है? 1715 में। इस डेलीगेशन का जो नाम दिया गया है उसे सरमन कमेटी कहा गया या सरमन कमीशन कहा गया, जो भी आप कह लें। तो क्योंकि इसका जो लीडर है इस शिष्टमंडल का, वो जॉन सुरमन नाम का एक अंग्रेज है। और इसके साथ इस डेलीगेशन में दो और लोग हैं। एक विलियम हैमिल्टन है जो कि डॉक्टर है, और एक और व्यक्ति है ख्वाजा सेहूत। यानी कि इस डेलीगेशन में जो कि आता है फर्रुख सियार के कोर्ट में 1715 ईस्वी में, ठीक है, उसमें तीन लोग हैं, जॉन सुरमन, विलियम हैमिल्टन और ख्वाजा सेहूत, ठीक है। जॉन सुरमन उस डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहा है, लीडर है, ठीक है। और विलियम हैमिल्टन एक फिजिशियन है, डॉक्टर है, और ये क्या करता है? देखिए यहां पर लिखा, ठीक कर देता है एक प्राणघातक बीमारी है, किसकी? फर्रुख सियार की, जो कि किसी से ठीक नहीं हो रहा था। तो वो उस प्राणघातक बीमारी को ठीक करता है और उससे खुश होकर ये जो मुगल बादशाह है फर्रुख सियार, एक रॉयल फरमान इशू करता है अंग्रेजों के फेवर में, अंग्रेजों के समर्थन में। रॉयल फरमान कहें या इसी को इंपीरियल फरमान कहेंगे, या हिंदी में आप शाही फरमान कह लें।
तो ये जब रॉयल फरमान इशू करता है तो इस रॉयल फरमान में, इसी रॉयल फरमान को मैग्ना कार्टा कहा गया या महाअधिकार पत्र आता है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा, पूछ दिया जाएगा। तो ये जो इंपीरियल, इसको या मैग्ना कार्टा कहें या इंपीरियल फरमान कहें, तो इसमें क्या क्या चीजें थी। तो कहीं कहीं आता है इंपीरियल या रॉयल फरमान क्या था फारूखसियार का, या कहीं पूछ लिया गया कि अंग्रेजों के लिए या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा किसे कहा गया। तो ऑप्शन भी बन सकता है, ऑब्जेक्टिव भी सवाल भी इससे आ सकते हैं और सब्जेक्टिव भी आ सकता है। तो देखिए अब इसमें क्या था कि बंगाल में, ठीक है ना, बंगाल में आप 3,000 रुपया दीजिए प्रति वर्ष और टैक्स फ्री ट्रेड कीजिए, यानी कि 3,000 रुपया आप प्रति वर्ष देंगे और टैक्स फ्री ट्रेड करेंगे। देखिए ये जो है ना मैग्ना कार्टा या जिसे आप इंपीरियल फरमान कहते हैं, ये आगे चलकर यही भारत की गुलामी का कारण भी बनेगा। ये मैं बता रहा हूं अभी आपको कैसे, ठीक है। तो देखिए 3,000 रुपये दीजिए इस रॉयल फरमान में या मैग्ना कार्टा में क्या था, ये था कि आप 3,000 रुपया दीजिए प्रति वर्ष और बंगाल में टैक्स फ्री ट्रेड कीजिए। बंगाल का क्षेत्र आप जानते हैं कि बहुत समृद्ध था उस समय, समृद्धशाली क्षेत्र था भारत का। जो बंगाल का क्षेत्र था ये बहुत ज़्यादा समृद्धशाली था। हाँ, और आप जानते हैं मुगल शासन के दौरान सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला क्षेत्र भी ये बंगाल ही था, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा उपजाऊ था। इधर से गंगा नदी आती थी, हाँ इधर से देखें तो इधर से यहाँ पे गंगा नदी आएगी, इधर से गंगा नदी आएगी और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती थी, और कई ट्रिब्यूटरीज भी थी। इन नदियों की ट्रिब्यूटरीज यानी कि सहायक नदियां भी थी। तो होता क्या था, यहाँ पूरा नदियों का जाल है बंगाल में, और इसलिए ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल भी है यानी उपजाऊ है, और एक बंदरगाही क्षेत्र भी है। तो व्यापार के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है भारत का। तो सबसे समृद्धशाली स्टेट है, इसलिए सभी यूरोपीय कंपनियों की नज़र इस पे थी। अंत में ब्रिटिशर्स जो है बैटल ऑफ पलासी 1757 और फिर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर जीतने के बाद इनकी राजनीतिक सत्ता बंगाल में स्थापित हो जाती है। ये हम कई बार पढ़ते आ रहे हैं कई जगहों पे। तो हुआ क्या कि ये बंगाल जो है, यहाँ इसमें कहा गया कि 3,000, इस रॉयल फरमान में मैग्ना कार्टा में, कि बंगाल में आप 3,000 रुपया दीजिए और टैक्स फ्री ट्रेड कीजिए, यानी कि आपको टैक्स नहीं देना है, सीमा शुल्क आपका नहीं लगेगा, ठीक है ना, ये था इसमें। और कलकत्ता में किराए की जमीन ले सकते हैं, ये कहा गया अंग्रेजों के लिए कि अंग्रेज जो है वो किराए की जमीन ले सकते हैं, ठीक है ना, किराए की जमीन ले सकते हैं। कौन? अंग्रेज। ये भी कहा गया, ठीक है, ये किराए की जमीन ले सकते हैं। कहाँ पे? तो कलकत्ता में, ठीक है। और इस जो 3,000 रुपया प्रति वर्ष देना था, हाँ, ये देकर अंग्रेजों को क्या मिल जाता था, अंग्रेजों को बेसिकली यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दस्तक इशू करने का अधिकार मिल जाता था। ये दस्तक क्या है अभी मैं बताऊंगा। तो ये तो बंगाल की बात हो गई। उसके बाद देखिए सूरत में भी, सूरत, इधर सूरत पड़ेगा गुजरात, आज के गुजरात में, उस समय बंबई प्रेसिडेंसी में आता था। सूरत में 10,000 रुपये दीजिए प्रति वर्ष और टैक्स फ्री ट्रेड कीजिए सूरत में। रॉयल फरमान की में ये भी बात कही गई थी। प्लस अंग्रेजी सिक्के जो हैं उनको मान्यता प्राप्त कर, उनको मान्यता दे दी गई थी मुगल बादशाह के द्वारा। तो अब सोचिए किसी को सिक्के ढालने का यानी क्वाइन इशू करने का अधिकार मिल जाए, कहते हैं ना वहां पर मेरा सिक्का चलता है, भारत में किसका सिक्का चलेगा? भारत का चलेगा। तो अगर सिक्के ढालने का अधिकार मिल गया, नहीं बहुत बड़ा अधिकार मिल गया, ठीक है ना, तो अंग्रेजों को सिक्के ढालने का अधिकार मिल गया, तो ये पावरफुल हो गए एक तरह से, ठीक है। अब देखिए बंगाल में भी क्या था, टैक्स फ्री ट्रेड करने का अधिकार मिल गया। और इसी में होता क्या था कि 3,000 रुपया देकर इनको एक दस्तक इशू करने का अधिकार दे दिया जाता था। यानी 3,000 रुपया अंग्रेजों ने पे किया, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पे किया किसे? मुगल बादशाह को, और फिर ये इनको एक अधिकार मिल जाता था दस्तक इशू करने का। किसको मिल जाता था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। देखिए दस्तक इशू करने का अधिकार कौन देता था? तो यही मैग्ना कार्टा या इंपीरियल या रॉयल फरमान। ये
अंग्रेजों को दस्तक इशू करने का अधिकार देता था। यह दस्तक इशू कौन करता था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसी को अधिकार मिलता था कि वो दस्तक इशू करे। अब ये दस्तक क्या होता है? तो दस्तक देखिए एक तरह का परमिट था, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक बार 3,000 रुपया 1 साल के लिए पे कर दिया और फिर इसको अधिकार मिल गया कि ये टैक्स फ्री ट्रेड करेगा, यानी कि कहां पे? बंगाल में। यानी होगा क्या कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कंसाइनमेंट बिना किसी टैक्स के सीमा के पार पहुंचा दिया जाएगा, सीमा शुल्क नहीं लगेगा उसमें। होता क्या था कि जैसे कि मान लीजिए कि ये एक कंसाइनमेंट है बंगाल में, ये एक कंसाइनमेंट है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो जो ऑफिसर इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सामान है, A, B, C जो भी है, इनके गुड्स हैं, तो ये कंसाइनमेंट है। इसमें कंसाइनमेंट में क्या होता है? सामान होते हैं, बहुत सारे सामान जो व्यापार के लिए जाते हैं उनको कंसाइनमेंट कहा जाता है। तो ये कंसाइनमेंट है, ये किसी ब्रिटिश ऑफिसर के अंडर में इसको भेजा गया। किसने भेजा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या अधिकार है कि ये दस्तक इशू कर सकता है। ये दस्तक क्या है? एक परमिट है। ये परमिट उस ऑफिसर को दे दिया जाएगा जो ये कंसाइनमेंट लेके जा रहा है, ठीक है। और जब वो कंसाइनमेंट को दिखाएगा बॉर्डर पे, तो उसका सीमा शुल्क नहीं लगेगा। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सीमा शुल्क नहीं लगेगा और इसके सामान को, इस कंसाइनमेंट को बिना किसी शुल्क के ही पार करा दिया जाएगा, यानी कोई टैक्स नहीं लग रहा है इनको। तो क्या हो रहा है? इससे बंगाल के राजस्व का नुकसान हो रहा है, ठीक है। बंगाल के राजस्व का नुकसान हो रहा है। यही नहीं, आगे क्या होगा कि ये दस्तक जो है तिहरी मार देगा। एक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दस्तक इशू करने का अधिकार है और इस अधिकार के जरिए वो बंगाल के राजस्व का नुकसान कर रहे हैं, ठीक है, रेवेन्यू का नुकसान कर रहे हैं। आगे क्या होगा आप समझिए कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में है तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो व्यापार कर ही रही है, साथ साथ इसके जो ऑफिशियल्स हैं, जो अधिकारी हैं, वो अपना निजी व्यापार भी कर रहे हैं, ठीक है। तो जब निजी व्यापार कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं, ये जो दस्तक था, ये जो दस्तक है, ये तो सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ही है ना। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार कर रही है बंगाल में, उसके लिए है। लेकिन अब यहां क्या हो रहा है, जो कंपनी के अधिकारी अपना निजी व्यापार कर रहे हैं, वो क्या करते हैं कि ये जो कंसाइनमेंट लेके वो कोई ऑफिसर जा रहा है और वो ऑफिसर अपना भी व्यापार कर रहा है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कंसाइनमेंट भी ये ले जा रहा है, ठीक है। अब जो वो अपना व्यापार कर रहा है, अपना भी 2 सामान X और Y डाल देता है, इसमें डाल देगा इसी कंसाइनमेंट में, और एक ही दस्तक से वो उसको पार करा देगा सीमा के बाहर, कोई टैक्स उसको नहीं देना पड़ेगा। तो एक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के रेवेन्यू को नुकसान पहुंचा रही है, उसके अलावा जो कंपनी के ऑफिशियल्स हैं, अधिकारी हैं, वो भी प्राइवेट व्यापार के द्वारा बंगाल के राजस्व का नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखिए, निजी व्यापार के लिए तो दस्तक था नहीं, वो सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के लिए था। लेकिन जो ऑफिसर्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के निजी व्यापार में, भारत में निजी व्यापार कर रहे हैं, वो भी इस दस्तक का दुरुपयोग कर रहे हैं। आगे आप देखेंगे कि यही नहीं, भारतीय व्यापारियों के थ्रू भी वो राजस्व का नुकसान कर रहे हैं। कैसे? देखिए, पहला तो ये दस्तक जो है सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रेवेन्यू का नुकसान कर रही है, बंगाल के रेवेन्यू का, राजस्व का। फिर जो निजी व्यापार कर रहे हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी, वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। तिहरी मार कैसे पड़ रही है? देखिए, अब कोई भारतीय है, वो व्यापार कर रहा है, उसके लिए तो ये दस्तक था नहीं, उसको तो टैक्स पे करना था। मान लीजिए उसको किसी सामान पे 50 रुपया टैक्स देना है, तो ये जो ऑफिसर ये कंसाइनमेंट लेके जा रहा है कहेगा कि सुनिए, 50 रुपया आप क्यों दीजिएगा, 25 रुपया आप हम ही को दे दीजिए, 25 रुपीज दे दीजिए, और 25 रुपया दे के ही
आप इस कंसाइनमेंट में अपना भी सामान डाल दीजिए, ये भी पार हो जाएगा, आपका पैसा भी बच जाएगा। तो LM ये भारतीय व्यापारी भी अपना सामान डाल दे रहे हैं और 50 के बदले वो 25 रुपया ही दे रहे हैं। तो बंगाल में राजस्व की तिहरी मार है, पूरी तरह से अंग्रेज लूट रहे हैं बंगाल को। ठीक है, तो ये दस्तक जो है इसने क्या किया, बंगाल की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल खत्म कर दिया था, राजस्व को, क्योंकि राजस्व का नुकसान कर रहे थे तो अर्थव्यवस्था पे तो नकारात्मक असर पड़ेगा ही। अंग्रेज चूसते जा रहे थे रेवेन्यू को हर तरह से। तो यही जो था दस्तक का जो दुरुपयोग हो रहा था, यही आगे चलकर आप देखेंगे कि पलासी की लड़ाई का और फिर बक्सर की लड़ाई का भी कारण बनता है। बंगाल के नवाब जो थे, ठीक है, वो शुरू से ही दस्तक का विरोध कर रहे थे। एक्चुअली वो दस्तक से उनको ये नहीं था कि वो दस्तक के फेवर में थे, लेकिन चूंकि मुगल बादशाह ने इसको इशू किया था, वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। तो दस्तक से उनको क्या होता था, बंगाल के रेवेन्यू का नुकसान हो रहा था, तो वो नाराज रहते थे इससे, ठीक है ना। और दस्तक के दुरुपयोग को लेकर तो और ज्यादा नाराजगी है, क्योंकि आप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना भी व्यापार कर रही है, उसके ऑफिसर्स भी व्यापार कर रहे हैं और भारतीय व्यापारियों से भी वो पैसा लेकर उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो कम टैक्स दे। ठीक है, तो बंगाल का राजकोष जो है ना, वो बिल्कुल खाली हो गया था। और आगे इसी दस्तक के दुरुपयोग को लेकर बंगाल का जो नवाब सिराजुद्दौला है वो नाराज होगा। जब आप पलासी की लड़ाई पढ़ेंगे और फिर आगे भी देखेंगे कि ये दुरुपयोग जो है वो बक्सर की लड़ाई में भी एक कारण बनेगा। तो इसी दुरुपयोग के चलते बंगाल के नवाब जो हैं वो अंग्रेजों से खफा हैं और इसी बात को लेकर टसल होती है आगे, और ये टसल आगे बढ़ती है और बहुत भयानक रूप ले लेती है, जिसके बाद आप देखेंगे कि पलासी की लड़ाई होगी 1757 में, और फिर उसके बाद बक्सर की लड़ाई, और फिर इस बंगाल पे जो है अंग्रेजों का राजनीतिक दबदबा कायम हो जाएगा। और यहीं से आप समझ लीजिए कि भारतीय गुलामी का जो रास्ता है वो तैयार हो जाता है, आधार तैयार हो जाता है भारतीय गुलामी का। ठीक है, तो मैग्ना कार्टा, सवाल ये भी आ सकता है लिखने के लिए भी कि किस तरह से मैग्ना कार्टा ने या इंपीरियल या रॉयल फरमान ने या शाही फरमान ने या महाअधिकार पत्र ने अंग्रेजों के लिए, भारतीयों के लिए गुलामी का आधार तय कर दिया। ठीक है, किस तरह से इंपीरियल या रॉयल फरमान ने या मैग्ना कार्टा ने भारतीयों के लिए गुलामी का आधार तैयार कर दिया या गुलामी का मार्ग प्रशस्त कर दिया। तो ये सब कारण आप लिखेंगे। और बाकी चूंकि हम बहुत ज़्यादा बक्सर और पलासी की लड़ाई में जाएंगे नहीं, क्योंकि फिर बहुत सारी चीज़ें आपको समझानी पड़ेगी। एक बात आप बस ध्यान में रखिए, मैंने पढ़ाया हुआ वीडियो जाकर देखिए, पलासी की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई, तो वहाँ पर जाकर आप देखेंगे बंगाल के नवाबों के बारे में भी मैंने बताया हुआ है, क्यों वो किस तरह से दस्तक के दुरुपयोग से वो खफा थे और फिर वो क्या आगे उनकी एक्टिविटीज़ क्या रहती है, जिसके बाद तनातनी होती है। और फिर जो है पहले 1757 में पलासी की लड़ाई होगी इस बंगाल में, और फिर बाद में आप 1764 में बक्सर की लड़ाई देखेंगे, और उसके बाद राजनीतिक सत्ता कायम करने में बंगाल में अंग्रेज कामयाब हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो समृद्धशाली राज्य है उस समय भारत का, जो मुगल शासक को या मुगल सत्ता को सबसे ज़्यादा राजस्व देता था, वहां पर राजनीतिक दबदबा अंग्रेज जब कायम कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक क्या होगा, वो बहुत ताकतवर हो जाते हैं भारत में। और फिर यहीं से उनकी कामयाबी की कहानी शुरू हो जाएगी और भारतीयों की बदकिस्मती की कहानी यहीं से शुरू हो जाती है। तो आप ध्यान रखिएगा कि इसी मैग्ना कार्टा ने भारतीयों के लिए गुलामी का मार्ग प्रशस्त किया। कैसे? अगर आपको शब्दों में भी लिखना हो तो आप बड़ी आराम से इससे वो निचोड़ निकाल सकते हैं। पूछा जाए महाअधिकार पत्र क्या था भाई, तो आप लिख देंगे महाअधिकार पत्र यही रॉयल फरमान था। ठीक है, जो जिसका अधिकार किसको दिया गया था,
जो किसके फेवर में था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के फेवर में। तो इसी इंपीरियल या रॉयल फरमान को सब आ जाएगा उसमें, लेकिन इसमें जो बंगाल से रिलेटेड मैटर है जो कि दस्तक इशू कर रहा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दे रहा है दस्तक इशू करने का, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो ये रॉयल फरमान जो है, यही जो है इसी को कहा गया मैग्ना कार्टा फॉर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। किसने इशू किया था, सवाल आ जाए तो फारूक सियार ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कब इशू किया था, तो 1717 में। ठीक है, कैसे इशू हुआ, तो एक डेलीगेशन आया, इस डेलीगेशन में ब्रिटिश डेलीगेशन, तो 3 लोग हैं, जॉन सुरमन, विलियम हैमिल्टन, ख्वाजा सेहोट। इसमें विलियम हैमिल्टन डॉक्टर है और वो फारूक सियार के एक प्राणघातक रोग को ठीक करता है, जिससे खुश होकर फारूक सियार ये रॉयल फरमान या शाही फरमान इशू करता है अंग्रेजों के फेवर में, और फिर बहुत सारी सुविधाएं दे देगा व्यापार के लिए, ये मैं डिस्कस कर चुका हूं यहां पर। और फिर भारतीयों के लिए गुलामी का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तो मैग्ना कार्टा क्या है, देखिए इसको इतिहासकार ओम्स, एक इतिहासकार है ओम्स, इसने इसको मैग्ना कार्टा कहा था। हिस्टोरियन है, इतिहासकार इसने कहा था मैग्ना कार्टा, किसे, इस रॉयल फरमान को। इस रॉयल फरमान को ओम्स ने कहा था मैग्ना कार्टा, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो मैग्ना कार्टा और कुछ नहीं है, मैग्ना कार्टा जो है, ठीक है, यही ओम्स, मैग्ना कार्टा इसी रॉयल फरमान को कहा जाता है जो फारूक सियार ने इशू किया था अंग्रेजों के फेवर में। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए हैं। देखिए सवाल किसी भी तरह से इंपीरियल रॉयल फरमान या शाही फरमान करके पूछा जा सकता है, या महाअधिकार पत्र हिंदी में पूछा जाएगा, या मैग्ना कार्टा पूछा जाएगा क्या था। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मैग्ना कार्टा क्या था ब्रिटिशर्स के लिए, फारूक सियार का मैग्ना कार्टा, ठीक है, ऐसे पूछा जा सकता है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, ये सब याद रखिएगा, यहाँ से सवाल बनेगा, ठीक है ना। तो बहुत सारे सवाल बन सकते हैं यहाँ से ऑब्जेक्टिव। ये डेलीगेशन में कौन कौन से लोग थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा। तो या पूछ दिया जाएगा कि कौन नहीं था जॉन सोरमन कमीशन में, ठीक है, तो उसमें क्या करेगा, 3 नाम ये दे देगा, एक नाम कोई और दे देगा, तो वो वाला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। या कौन था, तो 3 ऑप्शन कोई और देगा और इसमें से एक ऑप्शन दे देगा कि कौन था, तो मतलब निम्न विकल्पों में से कौन था, ऐसा देगा। तो उसमें आप जो भी इसमें से ऑप्शन रहेगा आप उसमें आंसर कर देंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो एक बार आप लीजिए स्क्रीनशॉट। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।